नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण आवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण के अर्थ को हम दो रूपों में देखेंगे, व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में। शिक्षण का अर्थ व्यापक अर्थ में हम देखें, ये यूजीसी नेट में जो लगे हैं पेपर फर्स्ट में, हमने इससे पहले उच्च शिक्षण पद्धति हायर एजुकेशन पढ़ लिया है और लोक विकास पर्यावरण पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण आवृत्ति, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समीप के वातावरण के घटकों जैसे परिवार, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक आदि से जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यह व्यापक अर्थ के अंतर्गत ये आती है, परिभाषा आती है क्या, जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भाई बहन, दोस्त, मित्र, गुरु, माता पिता सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो वो किसके अंतर्गत आती है? वो व्यापक शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। संकुचित अर्थ की बात करें, व्यापक अर्थ की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। और उसके बाद हम संकुचित अर्थ का देखें। शिक्षण के संकुचित अर्थ की बात हम करें, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षा निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई शिक्षक किसी शिक्षा संस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जहाँ पर कुछ निश्चित और सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, वो संकुचित अर्थ के अंतर्गत आती है। इसमें गुरुजनों की शिक्षा, जो कॉलेजों की शिक्षा है, स्कूली शिक्षा होती है, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट उपलब्ध होते हैं, वो किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? वो संकुचित अर्थ के अंतर्गत इसको औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार शिक्षण का अर्थ क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे वुड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, बुबैकर के अनुसार शिक्षण का अर्थ क्या होता है, और फिलिप्स के अनुसार देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार, रेमंड के अनुसार शिक्षण का अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी ने शिक्षण के संबंध में क्या कहा है। शिक्षण से मेरा अभिप्राय, गांधी जी कहते हैं कि शिक्षण से अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? शिक्षण से मेरा यह अभिप्राय है कि जिसमें बच्चे मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यह कौन कहता है? गांधी जी का है। शिक्षण के अर्थ में परिभाषा दी है गांधी जी ने। अगर हम फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स कहते हैं कि शिक्षण वह संस्थान है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। फिलिप्स क्या कहते हैं? शिक्षण वह संस्थान है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। कौन कहता है? यह फिलिप्स कहते हैं। रेमंड क्या कहते हैं? रेमंड कहते हैं शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। ये रेमंड क्या कहते हैं? शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक अनेक तरह से भौतिक और सामाजिक, आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान तथा अभिरुचियों को सीखने तथा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने तथा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। बुबैकर क्या कहते हैं? बुबैकर शिक्षण में छात्र मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। बुबैकर कहते हैं शिक्षण में छात्र मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। शिक्षक शिक्षण योग्य परिस्थितियां बनाता है। कौन कहता है? बुबैकर कहते हैं शिक्षण में छात्र बुबैकर क्या कहते हैं?
बुबाकर कहते हैं कि शिक्षण में छात्र मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं और शिक्षक जो होता है शिक्षण योग्य परिस्थितियां बनाता है। यह कौन कहता है? बुबाकर कहते हैं। तो ये रही क्या शिक्षा की विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या परिभाषाएं। महात्मा गांधी जी ने फिर से एक बार क्या कहा? शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चों व मनुष्यों के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ये कौन कहते हैं? महात्मा गांधी जी कहते हैं। फिलिप्स क्या कहते हैं? शिक्षण वह संस्थान है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। शिक्षण वह संस्थान है जिसका केंद्रीय तत्व क्या है? ज्ञान का संग्रह करना। ये कौन कहते हैं? फिलिप्स कहते हैं। रेमंड क्या कहते हैं? रेमंड कहते हैं शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक तरह के ज्ञान को अर्जित करता है। तो ये क्या थी? शिक्षण की परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षार्थी को जो शिक्षा होती है वो क्या करती है? शिक्षा क्या करती है? शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करती है, यह भी कहा जा सकता है इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर। और विद्यार्थी के संवेगों को संरक्षित रखती है। विद्यार्थी के संवेगों को संरक्षित रखती है। विद्यार्थी को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता करती है। उत्प्रेरणा प्रदान करती है। क्या? शिक्षा उत्प्रेरणा प्रदान करती है। अन्य कारकों से संबंध स्थापित करती है। यही शिक्षण मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ये सब क्या है? शिक्षण की परिभाषाओं से संबंधित तथ्य हो सकते हैं जिनको हम देख रहे हैं। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में सामाजिक व्यवहारिक बदलाव लाना और समाजोपयोगी व्यवहारिक बदलाव का अर्थ है समाज के अनुरूप व्यक्ति के विचारों का व्यवहार एवं कृत्यों में परिवर्तन लाना ताकि वह व्यक्ति समाज के विकास में सहायक हो सके। जो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक व्यवहारिक बदलाव लाना, समाजोपयोगी व्यवहारिक बदलाव का अर्थ है समाज के अनुरूप व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों एवं कृत्यों में परिवर्तन लाना ताकि वह व्यक्ति समाज के विकास में सहायक हो सके। हम अगर शिक्षण की विशेषताओं की बात करें तो शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं देखते हैं। शिक्षण की विशेषताएं: ज्ञान प्रदान करना, अधिगम उत्पन्न करना स्वतंत्र क्रिया नहीं है। क्या? यह जो शिक्षण है वो क्या है? स्वतंत्र क्रिया नहीं है, कई क्रियाओं का मिश्रण है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का प्रतिफल होता है। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण का वैज्ञानिक रीति से अवलोकन एवं विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली है। शिक्षण क्या है? विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली है। शिक्षण एक पारंपरिक अंतर क्रिया है। शिक्षण क्या है? पारंपरिक अंतः क्रिया है। और शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। शिक्षण में संप्रेषण या संचार कौशल की प्रधानता होती है। शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकती है। तो ये क्या थी? शिक्षण की विशेषताएं थी। ज्ञान प्रदान करना ये प्रमुख विशेषता है। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जिनके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी होती है, लेकिन वे इन चीज़ों को खोज भी नहीं पाते हैं। ऐसी दशा में शिक्षण के द्वारा उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि प्रशिक्षण किया जाता है। अधिगम उत्पन्न करने का अर्थ क्या होता है? अधिगम धन के विपरीत ज्ञान खर्च होने वाली चीज़ नहीं है। धन के विपरीत ज्ञान खर्च होने वाली चीज़ नहीं, लेकिन विद्यार्थी को ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। विद्यार्थी को ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वास्तव में शिक्षण का उद्देश्य यही है कि वह विद्यार्थी में ऐसी भावना का विकास करे कि वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो सके। ये क्या है?
अधिगम उत्पन्न करना, अधिगम उत्पन्न करना और स्वतंत्र क्रिया नहीं है। जो शिक्षण क्या है? स्वतंत्र क्रिया नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? शिक्षण एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है, इसका एक निश्चित उद्देश्य, एक निर्धारित लक्ष्य होता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक स्वतंत्र क्रिया नहीं, इसका एक निश्चित उद्देश्य और निर्धारित लक्ष्य होता है। कई क्रियाओं का मिश्रण है। शिक्षण क्या है? कई क्रियाओं का मिश्रण है। अब इसमें क्या कहेंगे? कई क्रियाओं का मिश्रण। शिक्षण विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण होता है। इसमें विषय, वस्तु, प्रस्तुतिकरण, व्याख्यान, अभिप्रेरणा आदि कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। शिक्षण में क्या क्या होता है? शिक्षण में विषय, वस्तु, प्रस्तुतिकरण, व्याख्यान, अभिप्रेरण कई प्रकार की क्या होती हैं? चीज़ें होती हैं। अगर शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया भी है, अगर जटिल सामाजिक प्रक्रिया में आप क्या कह सकते हैं? शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। शिक्षण जो होती है समाज द्वारा समाज के लिए एवं समाज के भीतर संचालित होने वाली एक संगठित प्रक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अपनी विशेषता होती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अपनी विशेषता होती है तथा यह समाज में शामिल सदस्यों के मनोभावों से प्रभावित नहीं होती है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण की प्रकृति विज्ञान प्रधान भी होती है। शिक्षण की जो प्रगति होती है, जो प्रकृति होती है वो विज्ञान प्रधान भी होती है और कला प्रधान भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जन्म से ही शिक्षण के गुण विद्यमान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जन्म से ही शिक्षण के गुण विद्यमान होते हैं। वे विभिन्न प्रकार की कलाओं से बच्चे को निखार लेते हैं। वे विभिन्न प्रकार की कलाओं से बच्चों को निखार लेते हैं, लेकिन उसके लिए वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा एक कला है और विज्ञान भी। इससे यह पता चलता है कि शिक्षा क्या है? एक कला है और विज्ञान भी है। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का प्रतिफल होता है। शिक्षण तभी प्राप्त होती है जब एक अच्छा गुरु आपको अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा मार्गदर्शन करता है, तभी अपने मार्ग तक पहुंच पाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। इसके माध्यम से एक शिक्षक को छात्रों की प्रगति एवं उसके विकास की जांच करने में सहायता मिलती है। शिक्षण एक वैज्ञानिक रीति के अवलोकन का विश्लेषण करती है। शिक्षण विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली है। शिक्षण में विभिन्न क्रियाएं इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि इसमें उपलब्ध भौतिक सामाजिक वातावरण में उचित पाठ्य विधियों, पाठ्य सामग्रियों और शिक्षण साधनों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण एक पारस्परिक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक पारस्परिक अंतःक्रिया में क्या होता है? शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षक के बीच होने वाली ऐसी अंतःक्रिया है जो विद्यार्थी का मार्गदर्शन करती हैं, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों उपलब्ध होते हैं। वहाँ पर अंतःक्रिया शिक्षण की होती है और इसके शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त होती है। शिक्षण में संचार कौशल की प्रधानता होती है। शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। शिक्षण का अर्थ केवल कक्षा शिक्षण ही नहीं होता है। इसके अंतर्गत अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षाएं भी शामिल रहती हैं। औपचारिक में सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, क्लास में, स्कूल में टीचर शिक्षा जो देता है। औपचारिक में जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा, जो कुछ ना कुछ दोस्तों से, भाई से, बहन से, माता से, पिता से, दोस्तों से किसी ना किसी रूप में सीखता रहता है कुछ, तो वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। निरौपचारिक शिक्षा में दोनों शिक्षाएं शामिल होती हैं, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं शामिल होती हैं निरौपचारिक में। ये थी शिक्षण की विशेषताएं। अगर हमने शिक्षण की विशेषताएं देखी हैं तो शिक्षण की मूल अपेक्षाएं क्या होती हैं। अगर किसी की विशेषताएं हमने जाने, उसके गुण जाने, तो अब हम देखते हैं उसकी मूल अपेक्षाएं क्या होती हैं। अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी मांग क्या होंगी। हम किसी लक्ष्य के लिए अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षण की मूल अपेक्षाएं क्या होती हैं देख लेते हैं।
शिक्षण का काम क्या है? शिक्षण विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। शिक्षण वर्तमान एवं भावी जीवन के निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, इससे इनमें अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है। शिक्षण क्रियाओं के द्वारा अध्यापक शिक्षण की विभिन्न बातों से परिचित होता है। शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के भावात्मक, ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षण क्रिया अनुदेशन का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। शिक्षण क्या करती है? शिक्षण क्रिया अनुदेशन का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की संरचनात्मक शक्ति को विकसित किया जा सकता है। शिक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है? शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थियों की संरचनात्मक शक्ति को विकसित किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की नवीन ज्ञान की खोज, नवीन चिंतन और आविष्कार आदि करने में सक्षम हो सकते हैं। शिक्षण क्रिया सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सहायता देती है। शिक्षण क्या करती है? शिक्षण क्रिया सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सहायता देता है। शिक्षण विद्यार्थियों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का विकास करता है। शिक्षण क्या करता है? शिक्षण विद्यार्थियों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का विकास करता है। शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण, अनुदेशन आदि का विकास किया जा सकता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में एक उत्तम नागरिक के गुण विकसित होते हैं। शिक्षण के द्वारा क्या होता है? शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थियों में एक उत्तम नागरिक के गुण विकसित होते हैं। शिक्षण विद्यार्थियों की कमजोरियां का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायता करता है। शिक्षण जो होता है बालकों के सर्वांगीण विकास का माध्यम होता है। यह बालकों के व्यक्ति के विकास में सहायता करता है। ये क्या थी? शिक्षण की अपेक्षाएं थी। शिक्षण की मूल अपेक्षाएं थी और इससे पहले हमने देखा था शिक्षण की विशेषताएं। तो यहाँ तक हमने देखा शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण की मूल अपेक्षाएं क्या होती हमने देखा यहाँ तक। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। इसके बाद हम देखते हैं चर कितने होते हैं। चर स्वतंत्र चर होते हैं, आश्रित चर होते हैं और खुला चर होते हैं। तो स्वतंत्र चर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और आश्रित चर के अंतर्गत कौन आते हैं, खुला चर के अंतर्गत किसको रखा जा सकता है। स्वतंत्र चर कौन होते हैं? स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, जो शिक्षा देता है वो कौन होता है? स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है। और छात्र या अध्येता, इसको छात्र को अध्येता भी कहते हैं, ये कैसा होता है? यहाँ आश्रित चर होता है, यहाँ शिक्षक पर आश्रित होता है कि शिक्षक हमें ज्ञान देंगे। तो किस पर आश्रित होता है? वो जो होता है आश्रित चर होता है। पाठ्यक्रम, पुस्तक, बुक ये सब कैसे होते हैं? ये खुला चर होते हैं, ये खुला चर के अंतर्गत आते हैं। चर कितने होते हैं? स्वतंत्र चर, आश्रित चर और खुला चर। स्वतंत्र चर के अंतर्गत जो शिक्षक आते हैं, छात्र जो होते हैं आश्रित चर के अंतर्गत आते हैं। परतंत्र चर या आश्रित चर भी इन्हें कहा जाता है। पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम, पुस्तक वगैरह ये खुला चर के अंतर्गत आती हैं। चर के कार्य क्या होते हैं? निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन, ये क्या है? चर के कार्य हैं। निदानात्मक, स्वतंत्र चर निदान, स्वतंत्र चर होता है वहाँ निदानात्मक कार्य करता है। जो स्वतंत्र चर होता है निदानात्मक कार्य करता है, वो क्या करता है? निदानात्मक। चर जो होता है परतंत्र चर, आश्रित चर को भी कहते हैं। यहाँ
मूल्यांकन स्वतंत्र चर का काम करता है। मूल्यांकन कौन करता है? स्वतंत्र चर का काम करता है। निदानात्मक स्वतंत्र चर का काम करता है। उपचारात्मक जो होता है परतंत्र और आश्रित चर होता है। उसके बाद हम देखते हैं अध्येता की विशेषताएं। अध्येता या कहें स्टूडेंट्स, लर्नर और छात्र, विद्यार्थी, ये इन नामों से भी इनको संबोधित किया जा सकता है। तो अध्येता की विशेषताएं क्या होती हैं? छात्र की विशेषताएं क्या होती हैं? शिक्षा के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता प्रदान करना। जो एक छात्र के अंतर्गत क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल पढ़ने वाला है। छात्र की क्या विशेषताएं होती हैं? शिक्षा के प्रति उसका उत्साह और उत्सुकता होनी चाहिए। जो स्टूडेंट होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, उसके शिक्षा के प्रति उत्साह और उत्सुकता होनी चाहिए। धैर्य एवं सहनशीलता होनी चाहिए। पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। कोई अगर छात्र है, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। ग्रह मुक्त यानी पहले से कुछ कल्पना करके ना बैठा हो कि आम अगर टीचर कहें तो वो कहे नहीं, इमली होती है। हाँ, पढ़ रहे थे, फ़ोन आ गया बार बार। हाँ, हम पढ़ रहे थे अध्येता की विशेषताएं क्या होती हैं, एक छात्र की विशेषताएं क्या होती हैं। शिक्षा के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता होनी चाहिए। अगर कोई छात्र है, उसको शिक्षा के प्रति एक उत्साह होनी चाहिए, कुछ जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य एवं सहनशीलता होनी चाहिए। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कुछ आपको कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो उसके लिए आपको धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। कोई भी पूर्वाग्रह मुक्त यानी कि पहले से किसी बात की कल्पना ना किए हो। आत्मविश्वास एवं मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। स्टूडेंट, विद्यार्थी ईमानदार होना चाहिए। अध्येता ईमानदार होना चाहिए। शोधकर्ता होना चाहिए। शोधकर्ता यानी कोई अगर शिक्षक कुछ देता है पढ़ने के लिए, कुछ देते हैं याद करने के लिए, तो उसको ढूंढने वाला होना चाहिए, खोजने वाला होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक देते हैं किसी, उसको ढूंढे, उसको खोजे, शोधकर्ता होना चाहिए। शिक्षा के प्रति रुचि एवं समर्पण होना चाहिए। संचार क्षमता होनी चाहिए उसमें। संचार क्षमता, अपनी बात को रखने, यानी संचार का मतलब क्या होता है? अपनी बात को रखना, प्रेजेंट करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अच्छा व्यवहार होना चाहिए। विद्यार्थी का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। वहाँ निश्चित करना है कि अपने पाठ को पूर्णतया समझ लिया है, पढ़ लिया। यहाँ निश्चित करना होता है कि उसने अपने पाठ को पूर्णतया समझ लिया है और पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक 100 कारक होते हैं, जो जिसे पर्सनल कारक भी कहते हैं। पारिवारिक, जिसमें पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, विद्यालय के कुछ कारण भी हो सकते हैं। अगर शिक्षा को प्रभावित करते हैं तो पारिवारिक कारक के अंतर्गत पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। विद्यालयी कारण या स्कूली कारण, इस विद्यालय के कारण भी हो सकते हैं। बौद्धिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत अभिक्षमता, अभिरुचि और रुचि आती है। शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, अब हम ये देखते हैं शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। अगर हम शिक्षण की विधियों की बात करें तो शिक्षण की आगमन विधि, निगमन विधि, खोज या अन्वेषण विधि, बोध प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली, यांत्रिक प्रणाली, सामूहिक पठन विधि, क्विज प्रणाली, प्रश्नावली, अभ्यास प्रणाली, पुनरावृत्ति प्रणाली, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, ये क्या हैं? शिक्षण की विधियां हैं। अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं? शिक्षण की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं? अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं? शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियां, अध्यापक केंद्रित पद्धतियां, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियां, अध्यापक केंद्रित पद्धतियां और परिचर्चा पद्धति, शिक्षण पद्धति और व्याख्यान पद्धति। और अगर हम बात करें प्रदर्शन पद्धति, टोली शिक्षण पद्धति और भूमिका निर्वहन पद्धति, कार्यक्रम निर्देशन पद्धति, सेमिनार पद्धति, ये सब क्या हैं? उच्च शिक्षण
पद्धतियाँ उच्च शिक्षण, जो उच्च शिक्षण कॉलेजों की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं? शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ, अध्यापक केंद्रित पद्धतियाँ और परिचर्चा पद्धति केंद्र, व्याख्यान पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, ये सब क्या हैं? जो उच्च शिक्षण अधिगम में शिक्षण की पद्धतियाँ कौन होती हैं? और अगर हम पूरी तरह से शिक्षण की पद्धति आगमन, निगमन, खोज या अन्वेषण, बोध प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली, यांत्रिक प्रणाली, सामूहिक पठन विधि, क्विज प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, अभ्यास प्रणाली, पुनरावृत्ति प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, ये क्या हैं? शिक्षण की विभिन्न पद्धतियाँ कौन कौन सी? आगमन, निगमन, खोज या अन्वेषण, बोध प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली, यांत्रिक प्रणाली, सामूहिक पठन विधि, क्विज प्रणाली, अभ्यास प्रश्नावली, अभ्यास प्रणाली, पुनरावृत्ति प्रणाली, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, ये क्या हैं? शिक्षण की विधियाँ हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षण पद्धतियों के प्रमुख लाभ और हानि क्या होती हैं। शिक्षण हमें जो मिलता है उसके लाभ क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं परिचर्चा विधि। परिचर्चा, इस पद्धति में कई लोग भाग लेते हैं तथा चर्चा के माध्यम से प्रश्न का हल या समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसके परिचर्चा विधि के लाभ क्या क्या होते हैं? इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थियों के ज्ञान एवं अनुभव का विकास किया जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग करने से विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है तथा प्राप्त परिणाम ज़्यादा स्थायी होते हैं। इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थियों में अधिगम या सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है। इस पद्धति की सहायता से क्या होता है? इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थियों में अधिगम या सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है। ये क्या है? चर्चा विधि से ही इस पद्धति से समय तथा धन की बचत होती है। जब कई 10 लोग बैठे होते हैं, एक एक टॉपिक पर बात करते हैं, तो उसमें समय तथा धन की बचत होती है। इस पद्धति विषय को रुचिकर, यह जो पद्धति है विषय को रुचिकर बनाती है। यह पद्धति प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों में एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। इस पद्धति निष्कर्ष समीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इस पद्धति के माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होते हैं। अगर हमने गलत हो गया, व्याख्यान विधि को भी इसमें सम्मिलित कर लिया, लेकिन परिचर्चा पद्धति के हम लाभ देख रहे हैं। इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थियों को ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग होता है। इस पद्धति का उपयोग करने से विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है तथा प्राप्त परिणाम ज़्यादा स्थायी होते हैं। इस पद्धति की सहायता से विद्यार्थियों में अधिगम या सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है। ये किसके विशेषताएं थे? ये लाभ किसके थे? परिचर्चा के। अगर इसके हम दोष की बात करें, इस पद्धति के लिए उच्च कौशल युक्त निर्देश या शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस पद्धति के लिए विद्यार्थियों का पहले से तैयार होना आवश्यक होता है। इस पद्धति का एक दोष यह भी है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है तथा यह केवल सीमित या छोटे समूह को निर्देशित कर सकती है। ये कौन सी? परिचर्चा विधि। ये छोटे या इस पद्धति के दोष यह भी हैं, यह समय बहुत अधिक लगता है इसमें, और यह केवल सीमित और छोटे समूह को निर्देशित कर सकती है। अगर हम व्याख्यान विधि के लाभ की बात करें, व्याख्यान विधि, इस पद्धति में शिक्षक सबसे प्रमुख होता है। इसे बोलकर पढ़ना पद्धति भी कहते हैं। तो इसके लाभ कौन कौन से होते हैं व्याख्यान विधि के? इस पद्धति से समय तथा धन की बचत होती है। यह पद्धति विषय को रुचिकर बनाती है। यह पद्धति प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए क्या होती है? विशेष रूप से लाभदायक होती है। इस पद्धति द्वारा विद्यार्थियों में एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। इस पद्धति निष्कर्ष तथा समीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इस पद्धति के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होते हैं। प्रदर्शन पद्धति जो होती है उसके लाभ और उसकी हानि क्या होती है? उसके लाभ और उसके दोष क्या होते हैं मुख्य? तो सबसे पहले प्रदर्शन पद्धति। इस पद्धति में पूरी विषय सामग्री को इस प्रकार छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत किया जाता है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में भी इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं।
तो सबसे पहले इसके हम लाभ कौन कौन से, यह पद्धति सभी विषयों के लिए उपयोगी होती है। यह विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। यह पद्धति विद्यार्थियों की अनेक शक्तियों का विकास करती है तथा उन्हें स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। यह पद्धति शिक्षकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है। यह पद्धति क्या होती है? यह पद्धति शिक्षकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है क्योंकि प्रदर्शन के माध्यम से वह किसी अवधारणा या सिद्धांत को आसानी से छात्रों को समझा पाती है। इस पद्धति के दोष क्या होते हैं? इस पद्धति के द्वारा शिक्षण तभी संभव होता है जब अच्छे साधन एवं उपकरण उपलब्ध हों। यह पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित पद्धति है। इसकी सफलता पूरी तरह से शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। इस पद्धति में उचित समायोजन की आवश्यकता होती है तथा इसे भी विषय के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। प्रदर्शन विधि जो है, टोली शिक्षण विधि देखें तो इस पद्धति का विकास सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। वर्तमान समय में इसे शिक्षण की एक लोकप्रिय पद्धति माना जाता है। इस पद्धति का उपयोग सबसे पहले अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे किया गया था। इस पद्धति के लाभ क्या होते हैं? यह पद्धति अनुदेशात्मक संगठन का एक विशिष्ट प्रकार है। इस पद्धति में शिक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। इस पद्धति में विषय को समझने के लिए दृश्य सामग्रियों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इस पद्धति अधिगम प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इस पद्धति में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को वाद विवाद की सहायता से नए ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। इस पद्धति द्वारा शिक्षण करने से मानव संबंधों का विकास होता है। यह छात्रों को सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस पद्धति का उपयोग करने पर शिक्षक को विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का सामना नहीं करना पड़ता है। इस पद्धति द्वारा शिक्षण प्रदान किए जाने से विद्यार्थियों को विशेषज्ञों, अनुभवों, अध्यापकों से लाभ प्राप्त होता है। वे नियोजित तरीके से शिक्षण प्राप्त कर पाते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धतियों के स्रोत हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धति शिक्षण पद्धतियों के स्रोत कौन होते हैं? तो सबसे पहले ऑफलाइन पद्धतियों के उपयोग के स्रोत हम निम्नलिखित साधनों को शामिल कर सकते हैं। जो ऑफलाइन पद्धतियाँ होती हैं शिक्षण की, उसमें कौन कौन से स्रोत शामिल हैं? पुस्तक एवं अन्य प्रकार की पाठ्य सामग्रियाँ होती हैं, संदर्भ ग्रंथ एवं जर्नल्स, इंसाइक्लोपीडिया, पत्र एवं पत्रिकाएँ इत्यादि। ऑनलाइन पद्धतियों के उपयोग के स्रोत में निम्नलिखित साधनों को शामिल किया जा सकता है। तो ऑफलाइन कौन कौन से हैं? पुस्तकें, अन्य प्रकार की पाठ्य सामग्रियाँ, संदर्भ ग्रंथ, जर्नल्स, इंसाइक्लोपीडिया, पत्र एवं पत्रिकाएँ, ये सब क्या है? ऑफलाइन। ऑनलाइन की बात करें तो हम इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ऐप्स इत्यादि, ये क्या हैं? ऑफलाइन जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियाँ हैं। मूल्यांकन की युक्तियाँ कौन होती हैं? निरीक्षण प्रधान होती हैं और परीक्षण प्रधान होती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण स्तर। शिक्षण सामग्री क्या क्या होती है? शिक्षण सामग्री क्या क्या होती है उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण सामग्री। तो दृश्य सामग्री, शिक्षण सामग्री में दृश्य सामग्री भी शामिल होती है, श्रव्य सामग्री और दृश्य और श्रव्य दोनों भी शामिल होती हैं। तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या क्या होती हैं? पुस्तकें, सहायक पुस्तकें आदि। सबसे पहले पुस्तकें, सहायक पुस्तकें आदि, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पोस्टर्स, जर्नल्स, अन्य लिखित सामग्री, चाक, बोर्ड, संदर्भ ग्रंथ, इंसाइक्लोपीडिया आदि, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, केस स्टडी, केस रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, फिलिप्स कार्यक्रम, अधिगम सामग्री, निर्देशित मॉडल्यूक्स, मानचित्र, ग्राफ चित्र, ग्लोबल नमूना या स्पेसिमेन मॉडल्स, स्लाइड, फिलिप्स और स्टिप्स, ये क्या हैं?
दृश्य सामग्री हैं। शिक्षण की दृश्य सामग्री कौन कौन सी हैं? पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, चाकबोर्ड, चार्ट, पोस्टर, जर्नल्स, लिखित सामग्री, चाकबोर्ड, संदर्भ ग्रंथ, इंसाइक्लोपीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, केस स्टडी, केस रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, क्लिप्स, कार्यक्रम, अधिगम सामग्री, स्वनिर्देशित मॉड्यूल्स, ये सब क्या हैं? जो दृश्य सामग्री हैं। अगर हम शिक्षण की सामग्री के जो श्रव्य सामग्री की बात करेंगे तो वो कौन है? शिक्षा के व्याख्यान। अगर किसी शिक्षक के व्याख्यानों को हम ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको सुनते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगी? शिक्षक के व्याख्यान। ऑडियो टेप डिस्क, रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम, रेडियो पर, दूरदर्शन पर या रेडियो पर कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बहुत से कुछ नए बातें रखी जाती हैं तो उस पर ये कैसी हैं? रेडियो और प्रसारित कार्यक्रम, टेलीफोन और मनोरंजन, ये सब क्या हैं? ये सब श्रव्य सामग्री हैं। अगर हम दृश्य सामग्री की बात करें, दृश्य श्रव्य दोनों टेलीविज़न आ जाते हैं, वीडियो कैसेट्स और डिस्क, मोशन पिक्चर फिल्म्स, कंप्यूटर, मोबाइल्स, ऐप्स, CCTV, स्लाइड, टेप, प्रोजेक्शन, ये सब क्या हैं? दृश्य और श्रव्य सामग्री हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का स्तर, बौद्धिक धरातल का स्तर। शिक्षा का स्तर और बौद्धिक, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर किसके लिए शिक्षा होती है? बोध स्तर किसके लिए होती है? चिंतन कैसी शिक्षा होती है? तो स्मृति, बोध और चिंतन, ये शिक्षा किस लिए होती है? सबसे पहले हम स्मृति शिक्षा की बात करेंगे तो स्मृति स्तर का क्या होता है? इसमें केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। रटंती पद्धति भी इसी में शामिल होती है। बच्चों को कुछ भी पढ़ाया जाता है तो इसी के अंतर्गत आती, स्मृति के अंतर्गत ही आती है। स्मृति के शिक्षण अधिगम में विषय वस्तु को चुनने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विषय वस्तु को पूर्णतया व्यवस्थित रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी बौद्धिक शक्ति पर ज़्यादा बल देना नहीं पड़ता है। इस स्तर में जो अध्यापक की तुलना में छात्र की जो भूमिका होती है काफ़ी कम होती है। वह छात्र के अध्यापक द्वारा दिए गए ज्ञान को एक मूक दर्शन की तरह बैठकर ग्रहण करता है और शिक्षक जो नोट कराता है, जो उन्हें सीधे रट लेता है। जैसे छोटे बच्चों को कोई कविता दी जाती है तो उसको याद कर लेते हैं कैसे, और उन्हें बताया जाता है कि 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है, तो वो लोग ये याद रखते हैं 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है। जब शुरुआती दौर होता है तो बच्चों को स्मृति स्तर के अंतर्गत आती है। बोध, उससे थोड़ा सा जो ज्ञान विकास होता है। पहले तो हम स्मृति स्तर की विशेषताओं के गुण दोष देख लेते हैं। स्मृति स्तर के गुण दोष क्या होते हैं? स्मृति स्तर में शिक्षक की प्रधानता रहती है। जो स्मृति स्तर के शिक्षण में जो शिक्षक की प्रधानता रहती है, छोटे बालकों के लिए यह उचित शिक्षा होती है। साधनों की कमी का ना खटकना अन्य स्तरों की शिक्षण अधिगम में सहायता प्रदान करती है। और इसके दोष की बात करें, ज्ञान की विस्मृति व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति में असहायक होती है। व्यवहारिक ज्ञान इससे प्राप्त नहीं होता है। मानसिक शक्तियों के विकास में अनुपयोगी होती है। अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होना इससे होता है। नीरस और बोझिल वातावरण। उसके बाद अगर हम समझ या बोध स्तर की शिक्षा को देखें तो उससे थोड़ा सा बेहतर होती है। यहाँ स्तर केवल ज्ञान की प्राप्ति पर बल नहीं देकर उसके पूर्ण बोध पर भी बल देता है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि छात्रों को जो भी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उसे वे पूरी तरह से समझ सकें एवं उसका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सकें। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों आदि की पूरी तरह समझ को विकसित करना होता है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों की आदि की पूरी समझ को विकसित करना होता है।
बोध स्तर की विशेषताएं की बात करें, विशेषताओं को देखें तो इसके मुख्य गुण क्या होते हैं, उसके मुख्य यह मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होती है। जो बोध स्तर होता है, बोध स्तर की शिक्षा होती है, वो क्या होती है, वो मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होती है, चिंतन के शिक्षण अधिगम में सहायक होती है और चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में सहायक होती है। बोध स्तर के शिक्षण अधिगम छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त होता है तथा उनमें जो सूझबूझ विकसित होती है, उन सभी का लाभ चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में उठाया जाता है। यूँ भी कह सकते हैं जो न्यू बनाई जाती है बोध स्तर में, उस पे महल बनाने का मजबूती कहाँ से मिलती है, बोध स्तर से मिल रही है। और उस पे फिर बनाने का काम किस पे किया जा रहा है, उस पे चिंतन स्तर पर किया जा रहा है। न्यू क्या है, बोध स्तर है, और उस पे भव्य भवन बनाने का काम क्या है, चिंतन स्तर है। स्थायी और प्रभावपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है। अधिगम कार्य को रुचिकर और उद्देश्यपूर्ण बनाने में भी सहायक होती है। दोष इसके क्या क्या होते हैं, अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होना, अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होना, आवश्यक स्वतंत्रता एवं प्रोत्साहन का भाव देखने को मिलता है, आवश्यक स्वतंत्रता और प्रोत्साहन का भाव देखने को मिलता है। उच्च बौद्धिक क्षमताओं के विकास में सहायक होती है। छात्र केंद्रित न होना, विचारात्मक स्तर बढ़ता है। और अगर हम बोध स्तर के जो गुण क्या क्या होते हैं, मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक, चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में सहायक, स्थायी प्रभावपूर्ण ज्ञान में प्राप्ति सहायक होते हैं, अधिगम कार्य को रुचिकर और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। दोष बोध स्तर के शिक्षण अधिगम में सहायक होते हैं। दोष इसके कौन कौन से होते हैं, अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होना, आवश्यक स्वतंत्रता और प्रोत्साहन का अभाव, और उच्च बौद्धिक क्षमताओं के विकास में असहायक, छात्र केंद्रित न होना, विचारात्मक स्तर की में अगर हम बात करें, अब हम उसके बाद स्मृति, उसके बाद बोध, उसके बाद विचारात्मक स्तर की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ स्वतंत्र चिंतन मनन अवसर प्रदान करना भी होता है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम को सफल बनाने में चिंतन क्या होता है, चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम को सफल बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा उसका दायित्व भी काफ़ी बढ़ जाता है। उसका दायित्व क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ से उसे एक अच्छे परामर्शदाता एवं सहायक की भूमिका निभानी पड़ती है। उसका यह दायित्व होता है कि वह छात्रों को स्वतंत्र चिंतन और मनन के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। विचारात्मक स्तर के गुण क्या होते हैं हम देखते हैं। मानसिक शक्तियों के विकास में सबसे सहायक होते हैं कौन, विचारात्मक स्तर जो होता है मानसिक शक्तियों के विकास होता है। इसमें कक्षा के वातावरण को अधिक उपयुक्त बनाने में भी सहायक होता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। सभी विषयों तथा विषय वस्तु के उपयुक्त होता है। और इसके दोष की बात करें तो छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त होता है। शिक्षक के ऊपर अतिरिक्त बोझ आ जाता है, सभी विषयों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। शिक्षक के ऊपर अतिरिक्त बोझ और सभी विषयों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्रों के लक्ष्य से भटक जाने की आशंका होती है। इसमें क्या होता है, चिंतन स्तर में ही छात्रों के लक्ष्य से भटक जाने की आशंका किसमें दिखती है, विचारात्मक स्तर। क्योंकि विचार बढ़ता है तो वो दुनिया भर की तमाम बातें सोचने लगता है, तो इसी में छात्र अपने लक्ष्य से भटक भी जाते हैं। किसमें, जब विचारात्मक स्तर में। तो ये हमने देखा शिक्षण आवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड को हमने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद हम देखेंगे आगे शोध वृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके बाद हम क्या देखेंगे आगे, रिसर्च एप्टीट्यूड। नमस्कार दोस्तों,